My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। वेल, हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम जून वीक 5 का जीके डिस्कस करेंगे। दिस इज रेलेवेंट फॉर द क्लैट एग्जाम। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारा मोडस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। क्विकली मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो जून के आखिरी हफ्ते में आए थे, एंड हर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सेशन देखने के बाद अगर आप इसको टेस्ट फॉर्म में रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल पे जाइए। पोर्टल का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, यू कैन गो एंड साइन अप। इफ यू आर ऑलरेडी साइंड अप, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट फ्रॉम देयर। और अकाउंट के अंदर ये जो है यूट्यूब प्रैक्टिस एक्सरसाइज के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। राइट, तो आप क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां जाकर के आप रिवाइज कर सकते हैं, वापस इसको अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस पे। राइट, और बिफोर वी स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। हर टॉपिक पे मैं आपको रिसर्च लिंक्स भी दूंगा। लिंक्स जो है जो हमारे पोर्टल पे है टेस्ट, उस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, सो इफ यू विश और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टॉपिक से, तो वो रिसर्च लिंक से आप एक्सेस कर पाएंगे। राइट, चलिए, राइट, विद दैट नोट लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे आज जो डिस्कस करेंगे। प्राइवेट आर्मी वैगनर जो रशिया में डिप्लॉय हुई थी, तो उन्होंने म्यूटिनी के फॉर्म में आई थिंक दे स्टार्टेड अप्रोचिंग द कैपिटल। राइट, तो दिस इज बिग न्यूज। वैगनर आर्मी, बीजेपी ने झारखंड बीजेपी यूनिट ने जो है एनआरसी का वादा किया। मेघालय में कुकी जूमी का जो मार्च चल रहा है, काफी काफी दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने एक नया मार्च निकाला, मोर्चा निकाला। पीएम मोदी जो है फॉरेन कंट्री की विजिट्स पे लगे हुए हैं, तो वो अब इजिप्ट गए हैं, कायरो में वो पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट और सनसनाती खबर थी कि एक टूरिस्ट सबमर्सिबल जो है टाइटैनिक के रिमेन्स को स्टडी करने के लिए उतरी और फिर वो गायब हो गई। राइट, एंड गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट ओपन होने वाला है। काफी बड़ा न्यूज है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में। गिफ्ट सिटी में ये हो रहा है, और गिफ्ट सिटी के बारे में भी एक पीस ऑफ न्यूज। चंद्रयान 3 का मिशन जो है उस पर अपडेट आया है। डिजिटल इंडिया बिल, वेल, प्राइवेसी और इंटरमीडियरीज को लेकर के काफी चर्चा हुआ है, तो उस पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है। असम में डिलिमिटेशन का न्यूज, सेडिशन लॉ इन इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ऑब्वियसली काफी दिन से चर्चा चल रही है बीजेपी के इलेक्शन प्रोमिसेस में, एक बहुत बड़ा प्रोमिस ये भी है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, उस पर एक अपडेट आया है। एनआरएफ बिल, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राइट, तो ये इंस्टीट्यूट करी गई है। और तमिलनाडु के गवर्नर ने जो है फिर न्यूज में आए, वो उन्होंने एक मिनिस्टर को, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और फिर कुछ ही घंटों बाद अपना ऑर्डर वापस ले लिया। डिब्रूगढ़ का एक सैंक्चुरी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। और टैंपर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ये जो कांड हुआ था, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था काफी बड़ा, तो उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट द गवर्नमेंट, दैट इंडियन रेलवेज जो है अपने रेलवे सिस्टम्स में यूज करती है। राइट, सो दैट्स वन। एंड इंडिया ने जो है फिलीपींस को अपना सपोर्ट दिया। फिलीपींस जो है चाइना के साथ एक डिस्प्यूट में एम्ब्रॉयल्ड है, और साउथ चाइना सी को लेकर के है ये, और आर्बिट्रेशन भी इस पे हो चुकी है। राइट, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप। राइट, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, वैगनर आर्मी के बारे में। वेल, रिबेल, वैगनर आर्मी रिबेल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो है दे यूजुअली
दे आर डिप्लॉयड बाय द रशियन गवर्नमेंट, और अलग अलग कंट्रीज में एक्चुअली डिप्लॉयड हैं वैगनर वैगनर की आर्मी। बट यूक्रेन में भी इनका प्रेजेंस काफी वाइल्ड है और काफी मेजर उन्होंने रोल भी प्ले किया है, राइट। तो हाल ही में उन्होंने जो है अपना रास्ता पलट लिया और वापस मॉस्को की तरफ मार्च करने लगे, और बीच में एक सिटी को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो उनके बारे में ये रिबेल नाम की न्यूज आने लग गई कि उनमें, और वैसे भी जो वैगनर के चीफ है उनका और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनके साथ काफी उनका उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग माना जाता था। बट अब ये क्वेश्चन में आ गया, राइट, वेदर इट इज रियली सो, और इज रशिया पुटिंग ट्राइंग टू पुल फास्ट वन ऑन अस, वेल, यू नेवर नो, राइट। बट एनीवे, तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या बन सकते हैं। वेल, वैगनर आर्मी के चीफ का नाम बताइए। और इन्होंने जो मार्च करना शुरू किया, दे ऑक्यूपाइड अ मेजर रशियन सिटी, राइट। और उस सिटी पे पहुंचने के बाद फाइनली पीस डील साइन हो गया, और दे कॉल्ड ऑफ देयर मार्च। और कौन सा सिटी था वो, राइट। और पीस डील के मुताबिक जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ जो डील हुई थी, तब वैगनर आर्मी के जो चीफ है उन्होंने अग्री किया कि भाई अब हम ये मार्च नहीं करेंगे, म्यूटिनी नहीं करेंगे, और हम मैं जा करके किसी नेबरिंग कंट्री में रिसेटल हो जाऊंगा, राइट। तो वो कौन सी नेबरिंग कंट्री थी, विच इज ऑब्वियसली फेवरेबल टू रशिया। और रशिया के कौन डिफेंस मिनिस्टर थे जिनके बारे में, डिफेंस सेक्रेटरी थे रादर, जिनके बारे में इन्होंने काफी हार्श टर्म्स में वीडियो भी निकाला था। और बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि उनके उनके साथ डिस्प्यूट ही जो है कारण है फॉर दिस मार्च बैक, राइट। और उनका कहना था कि भाई आप हमें सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा, एंड वैगनर आर्मी इज फेसिंग लॉट ऑफ लॉसेस, राइट। सो विच डिफेंस सेक्रेटरी आर वी टॉकिंग अबाउट। और पास्ट में जो है वैगनर फोर्सेस को मैंने बताया था कई जगह और कंट्रीज में भी डिप्लॉय किया गया है। तो एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन में उनको माइंस को गार्ड करने के लिए डिप्लॉय किया था। ये कौन सी नेशन थी, राइट। और ऑब्वियसली बिसाइड सुडान, बिकॉज सुडान इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज वेयर द वैगनर फोर्स इज डिप्लॉयड। तो उसके अलावा कौन से देश में माइंस को गार्ड करने के लिए वैगनर आर्मी डिप्लॉय करी गई है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन, ये हैं वैगनर आर्मी के जो चीफ। और वैगनर आर्मी जो है रोस्टोव ऑन डॉन रशियन सिटी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। और उस पॉइंट पे पीस डील साइन हुई पुतिन के साथ, तो उन्होंने बेलारस में जाकर के सेटल डाउन होने का डिसीजन लिया। बेलारस ऑब्वियसली इज एन एलाय ऑफ रशिया, और वहां जाकर के उन्होंने, राइट, एटलीस्ट दिया था। बट एज थिंग्स टर्न आउट, इट वाजंट रियली सो, राइट। और प्रिगोजिन की जो उन्होंने वीडियो निकाला था, तो उन्होंने सर्गी शोइगु जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके अगेंस्ट काफी एंग्री वीडियो उन्होंने रिलीज किया था कि भाई आप वैगनर ट्रूप्स को सप्लाईज नहीं दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज द आंसर। एंड फाइनली वैगनर के जो फोर्सेस है पास्ट में सुदान और सेंट्रल अफ्रीकन नेशन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में डिप्लॉय किए गए थे इन ऑर्डर टू गार्ड द माइंस देयर, राइट। तो ऑब्वियसली माइंस को गार्ड करने का फायदा है कि ऑब्वियसली वॉट एवर यू नो वॉट एवर माइन मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो जो है रिबेल्स या मर्सनरीज जो है नहीं अफ्रीका के, वो नहीं हड़प लें इस बात को, राइट। एनीवे, दोज आर द आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक है बीजेपी का जो प्रॉमिस झारखंड में एनआरसी लाने का। तो ऑब्वियसली रघुवर दास है जो चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। तो उन्होंने कहा कि भाई एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, हम जो है स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे अगर हमें पावर में लाया गया। तो ऑब्वियसली एनआरसी को एक इलेक्शनिंग की प्लैंक की तरह यूज किया गया रघुवर दास ने, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। आई थिंक काफी सिंपल क्वेश्चन है। और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश के मुताबिक पहली बार को किस इंडियन स्टेट में 2014 में इंप्लीमेंट हुआ था, राइट। बी सरप्राइज टू नो एनआरसी कितनी बार चलती है, बट एक इंडियन स्टेट में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। विच स्टेट वाज दैट। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, जो है सबसे पहले कौन से सेंसस में प्रिपेयर किया गया था इंडिया के। और 2003 का वो कौन सा एक्ट है जिसने इलीगल माइग्रेंट के नोशन को इंट्रोड्यूस किया और उनको सिटीजनशिप डिनाई किया। और बेसिकली बोला, मतलब अमेंड ये हुआ था कि सिटीजनशिप जो है बाय बर्थ
मिलती थी अगर आपका कोई भी एक पेरेंट अगर इंडिया के सिटीजन है, राइट। एंड सो 2003 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट का नाम आपको बताना है, बट इस एक्ट में ये चेंज लाया गया कि अगर आपके एक भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट के कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बाय बर्थ आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो इट वाज एन एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस इन 2003। और एनआरसी के कॉन्ट्रास्ट में वो कौन सा और एक्ट है, ये कौन सा और रजिस्टर है जो पॉपुलेशन के पीपल के डिटेल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, राइट। चाहे आप सिटीजन हो चाहे ना सिटीजन ना हो, रूरल और अर्बन इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपका रिकॉर्ड हम कलेक्ट करेंगे, राइट। दिस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप बिकॉज एनआरसी डज उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सिटीजनशिप को लेकर के है, बट विच अदर रजिस्टर एग्जिस्ट। तो आंसर्स देखेंगे इनके। वेल, रघुबार दास ऑब्वियसली झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और झारखंड में एनआरसी की मांग आई, बट असम में ये पहले ही 2014 में इम्प्लीमेंट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के निर्देश में। और 1951 में पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सॉरी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है सेंसस 1951 सेंसस में इंप्लीमेंट हुआ था सबसे पहले। और 2003 में सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया था। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 डिफाइंस कि भाई इंडियन सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स कौन है। इसको इस अमेंडमेंट में ऑब्वियसली इसमें इलीगल माइग्रेंट्स का नोशन डाला गया और सिटीजनशिप बाय बर्थ को अमेंड किया गया, राइट। और एनआरसी के अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जो केवल एक रजिस्ट्रेशन है, पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है, चाहे सिटीजन्स हैं चाहे नॉन सिटीजन्स है, एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के अगर वो रहते हैं तो उनके रिकॉर्ड जो है कलेक्ट होगा, राइट, इसके अंडर। राइट, सो विद दैट आई थिंक वी आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे कुकी ज़ूमी मार्च पे, राइट। और ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 months। एथनिक क्लैशेस कुकीज और ज़ूमीज का, और दूसरे एंड पे एक और ट्राइब का, डोमिनेंट ट्राइब है मेघालय की। तो ये आपको मणिपुर की, सॉरी, ये कौन सी ट्राइब है ये आपको हमें बताना है। एंड ऑब्वियसली इन क्लैशेस के वजह से द डोमिनेंट ट्राइब एंड बेसिकली अगर आपको याद हो, ये हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं टॉपिक, कि मणिपुर में मेजर प्रोटेस्ट इसी बात पे हो रहा है कि इनफैक्ट इट वाज अ हाई कोर्ट जजमेंट कि डोमिनेंट ट्राइब को जो है एससी स्टेटस दिया जाए, राइट। तो इसको लेकर के ऑब्वियसली द कुकीज एंड जूमीज आर मार्चिंग सेइंग नहीं, ये गलत है, और डोमिनेंट ट्राइब को रिजर्वेशन दे देंगे तो इस दिस इज नॉट रियली द वे थिंग्स शुड वर्क, और ये एक्नॉलेज्ड भी है। तो सवाल है कि इसको लेकर के अभी कुकीज और जूमीज ने एक, ट्राइब्स ने जो है एक साइलेंट मार्च किया। ट्राइबल स्टूडेंट के आउटफिट्स हैं, उन्होंने एक साइलेंट मार्च किया। उस मार्च का नाम भी आपको बताना है। और चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर के उसमें उन्होंने मार्च किया। ऑब्वियसली काफी क्लैशेस में काफी मौतें हुई हैं, उनको ऑनर करने के लिए ये मार्च लिया गया, एंड ऑब्वियसली ऑल्सो टू शो सम सॉलिडारिटी इन द क्योंकि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो वहां पे विजिट पे थे। उन्होंने पीस कमेटी बिठाई थी, और उन्होंने इनफैक्ट और भी कुछ जुडिशियल कमीशन ऑब्वियसली उन्होंने भी रखने की बात रखी कि भाई हम अनबायस तरीके से हम देखेंगे कि क्लैशेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इस पे गलत किस्म की वायलेंस और गलत किस्म का डिस्ट्रक्शन ना हो, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि डोमिनेंट ट्राइब का नाम बताइए मणिपुर की, राइट, जो जिनको ऑब्वियसली रिजर्वेशन की भी उन्होंने मांग रखी है। वेल, इट्स व्हाट इज द मेन कंटेंशन। और उस मार्च का भी नाम बताइए जिन्होंने किया है। साइलेंट मार्च जरूर है, बट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्च है टू ऑनर दोज हु डाइड इन द क्लैशेस, राइट। और अमित शाह के बारे में मैंने मेंशन किया, उन्होंने ये बात कही कि कौन सी एजेंसी होगी जो 5 केसेस सेलेक्ट करके एक कंस्पिरेसी का केस रजिस्टर करेगी। और दूसरी बात उन्होंने अनाउंस करी कि भाई इस केस में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटर एजेंसी एक कमांड, यूनिफाइड कमांड, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज जो है ऑन ग्राउंड एक्टिव है, तो सबको एक कमांड, यूनिफाइड कमांड उनका सेटअप होगा, विच विल बी हैंडल्ड बाय विच पर्सन, राइट। रिटायर्ड डायरेक्टर है वो, कौन से एजेंसी के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं? कुलदीप सिंह, राइट, जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है, राइट। वो कुलदीप सिंह इनफैक्ट पहले से ही डिप्लॉयड भी हैं वो मणिपुर में, राइट। और फाइनली अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने जो है ये भी वार्निंग दी कि भाई
कुकीज मिलिटेंट ग्रुप्स को ये वार्न किया कि आप जो है एक प्रीवियस एग्रीमेंट है उसको वायलेट ना करें। 2008 में जो ये प्रीवियस एग्रीमेंट हुआ था, फॉर्मलाइज किया था कुकी अम्ब्रेला बॉडीज के साथ, द यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट एंड द कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर आप वायलेट करते हैं तो बहुत बुरा होगा, राइट। उन्होंने ये स्टर्न वार्निंग दी। तो ये कौन सी एग्रीमेंट थी 2008? तो आंसर्स देखेंगे। डोमिनेंट ग्रुप जो मणिपुर में है वो है द मैतेई ट्राइब, और कुकीज और जूमीज ने जो मार्च निकाला था, साइलेंट कॉफिन मार्च है ये, टू ऑनर दोज हु वर किल्ड इन दीज क्लैशेस। अमित शाह जी ने जो है सीबीआई को बोला कि आप 5 केसेस आप सिलेक्ट करके कॉन्स्पिरेसी का केस आप रजिस्टर करेंगे, और इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड सेटअप करके सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर है, एक्स डायरेक्टर है, रिटायर्ड डायरेक्टर है वो, कुलदीप सिंह, उनको जो है इसका हेड बनाया है। और उन्होंने ये भी बात कही कि द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट जो 2008 में कुकी बॉडीज के साथ सरकार ने साइन किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, राइट। स्टेट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस इज द आंसर, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पीएम मोदी जो है कायरो की विजिट पे, और इनफैक्ट कायरो उन्होंने विजिट किया क्योंकि 5 महीने पहले रिपब्लिक डे के दिन जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया को विजिट किया। तो उस प्रेसिडेंट का नाम भी बताइए। और विजिट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी किया था कि G20 में हम जो है एक्सपैंड करेंगे मेंबरशिप को, और उसमें एक ग्रुपिंग को हम शामिल करना चाहेंगे अफ्रीकन नेशंस की, राइट। तो उस ग्रुपिंग का नाम बताइए जिसका इजिप्ट जो है एक लीडिंग मेंबर है। ऑब्वियसली इफ यू थिंक अबाउट ग्रुपिंग इन अफ्रीका, इजिप्ट जो है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। और इस विजिट के बाद मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट से भी मिलेंगे, शौकी अल्लाम, और उनसे जो है टेररिज्म के बारे में काफी वो पहले स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, तो उनके साथ मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी की, राइट। तो आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम बताइए जिन्होंने जो इंडियन रिपब्लिक डे में 2023 में आए थे इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से नेशन, कौन से ग्रुपिंग को G20 में इंक्लूड करने का प्रस्ताव रखा था। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, क्योंकि हम कायरो के ग्रैंड मुफ्ती का नाम ले चुके हैं, तो इंडिया में भी ग्रैंड ग्रैंड मुफ्ती, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अफ्रीकन नेशंस हैव ग्रैंड मुफ्ती। तो इंडिया के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं वो कौन से कम्युनिटी के हैं, राइट। इंडिया के कौन से रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को जो है अभी विजिट पे उनको एक ऑनर, एक सिविलियन ऑनर, इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, उसका नाम क्या है। और सुएज कैनाल, राइट, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो सुएज कैनाल इज वन ऑफ द की सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट गेट टॉक्ड अबाउट। तो सुएज कैनाल जो है एक आर्टिफिशियल सी वाटरवे है, सी और लैंड वाटरवे है, सी लेवल वाटरवे है, जो इजिप्ट को कनेक्ट करता है, राइट। बट इजिप्ट के थ्रू पास होने वाला ये वाटरवे दो सीज को कनेक्ट करता है, कौन से सी और कौन से सी को, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो है अब्दुल फताह एल सीसी, और वो रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे में आए थे एज अ गेस्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करने का प्रस्ताव डाला है, विच इज ग्रुपिंग ऑफ मेनी अफ्रीकन नेशन, जिसमें इजिप्ट जो है मेजर रोल प्ले करती है। और जहां तक ग्रैंड मुफ्ती की बात करें, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया जो है वो सुन्नी कम्युनिटी के, मुस्लिम सुन्नी कम्युनिटी के बिलोंग करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रिसेंटली उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। और सुएज कैनाल जो है कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। सो दैट्स द आंसर, राइट। शुड बी, सम ऑफ दीज शुड बी फेयरली ऑब्वियस, आई होप, राइट। अगर और आप रिसर्च करना चाहते हैं इन टॉपिक्स पे तो डेफिनेटली वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए, और हमारे पोर्टल पे आप पहुंचेंगे तो आपको जो है रिसर्च लिंक्स पे एडिशनली मिलेंगे, और एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे पोर्टल पे, राइट। सो इफ यू आर नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद एप्टीट्यूड मेंटर्स कैपिटल तो जरूर क्लिक कीजिए लिंक पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक रादर इज अबाउट द टूरिस्ट सबमर्सिबल, जो जैसे मैंने बताया था टाइटैनिक के रिमेन्स को स्टडी करने के लिए गई थी। और ये पूरा का पूरा पैसेज जो है उस एक्सपेडिशन के एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है, जो 58 साल की उम्र के थे, और बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। और वेल, he is somebody who's done many kinds of adventures, right? और इस यू नो
सबमर्सिबल में वो भी उतरे थे, और पहले तो रिपोर्ट आई थी कि गायब हो गई है, और फिर उसके रिमेन्स भी मिले, एंड ऑल ऑफ द पीपल यू नो have been declared dead, right? So क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस टूल सबमर्सिबल का नाम बताइए जो जून 2023 में टाइटैनिक शिपरेक को स्टडी करने के लिए गई थी। और उस कंपनी का नाम बताइए जिनका ये सबमर्सिबल है। और आई थिंक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बिट्स ऑफ न्यूज वाज दैट ये जो सबमर्सिबल है इसको ऑपरेट करने के लिए जो कंट्रोलर है वो वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर भी है, राइट? सिर्फ गेम पैड कंट्रोलर। और तो सवाल है कि कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का ये कंट्रोलर था। और ऑब्वियसली ये पैसेज जिस एक्सप्लोरर के बारे में है उन पे भी क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश बिलियनर बिजनेस ओनर और एक्सप्लोरर का नाम बताइए जो इस सबमर्सिबल पे थे। और उनके उनके बाद स्पेशल बारे में ये है कि वो ही इज डन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, इज गॉन टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ व्हिच इज द मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप। वो आउटर स्पेस में भी जा चुके हैं, और वो साउथ पोल भी विजिट कर चुके हैं, राइट? सो ही इज ट्रिमेंडस काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरर जिसे कहते हैं। तो उनका नाम बताइए, और इस सबमर्सिबल पे उनके साथ कितने लोग और थे, बेसिकली कितने लोग इस एक्सपेडिशन पे गए थे, राइट? सो द आंसर्स, लेट्स लुक एट द आंसर्स। वेल, सबमर्सिबल का नाम था टाइटन, और इसके ओनर ओशन गेट एक्सपेडिशंस थी। और इनफैक्ट ओनर जो है ऑफ ओशन गेट एक्सपेडिशन, ही वाज आल्सो वन ऑफ द 5 people टू गो ऑन दिस एक्सपेडिशन। और इस सबमर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए लॉजिटेक का रिपर्पस गेम पैड था। इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट स्पेक्स, देन इट इज द लॉजिटेक GF710 वायरलेस गेम पैड। बट उसको रिपर्पस करके इस एक्सपेडिशन में यूज किया गया। काफी रेलेवेंट इसलिए बिकॉज अपेरेंटली द कंट्रोलर लॉस्ट, इट लॉस्ट कनेक्शन विद द सबमर्सिबल। और हेमिश हार्डिंग, वो ब्रिटिश बिलियनर है जो इस एक्सपेडिशन पे गए थे और अब नहीं रहे। ही वाज इन फैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली गो टू द मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द ओशन बेड। और इस एक्सपेडिशन में 5 लोग गए थे, who've been reported missing and then now presumed dead. राइट, नेक्स्ट टॉपिक, सेमीकंडक्टर प्लांट। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली है ये कंपनी, राइट, विच हैज अ 25% मार्केट शेयर इन द कंट्री, राइट? और काफी दबाव में है, क्योंकि उन पे जो है वॉशिंगटन और बीजिंग की लड़ाई की वजह से उन पे दबाव आ गया है। और मई में इनफैक्ट इस कंपनी को बैन भी किया गया था बाय बाय सम वन एजेंसी इन चाइना फ्रॉम buying the products of this company, right? And the reason given was that national security को risk है, which is laughable in a sense. But this is how international diplomacy and politics are played, right? So that happened, and so मतलब इस कंपनी ने फिर 600 बिलियन जो है इस कंट्री में कमिट किए थे, चाइना में, मेनलैंड चाइना में कमिट किए हैं। बट obviously besides committing these resources to China, it is also investing in India, right? So 2.7 billion सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट जो है इंडिया में सेटअप किया है इस कंपनी ने। और इन दोनों से बड़ा एक्चुअली प्लांट उन्होंने यूएस उप्स में सेटअप किया है, राइट? सो द नेम ऑफ दिस कंपनी, वेयर इज दिस कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन, इनको बैन करने वाली चाइनीज एजेंसी का नाम बताइए। और बिकॉज चाइना में इन्वेस्ट करने के अलावा इस कंपनी ने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है जिसमें कि आप चाइना में ही इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप इंडिया में भी डाइवर्सिफाई करते हो और देशों में भी, राइट? उस स्ट्रैटेजी का नाम बताइए। और सैमसंग is one of the top sort of semiconductor manufacturers in the world. So which other company is part of the top 2 leading manufacturers? So 70% मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का शेयर वो दोनों मिला करके होल्ड करते हैं, राइट? सो विच इज द अदर कंपनी बिसाइड सैमसंग, राइट? तो आंसर्स देखेंगे। वेल, इस सेमीकंडक्टर कंपनी का नाम है माइक्रॉन, और माइक्रॉन जो है यूएस में हेडक्वार्टर्ड है, एरिजोना डेजर्ट के एरिया में। और द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, और CAC, ने जो है माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स को खरीदने पे बैन लगाया है, राइट? एंड दैट इज व्हाई माइक्रॉन रिजॉर्टेड टू द China Plus One पॉलिसी, जिसमें कि चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा उन्होंने इंडिया में भी $2.7 बिलियन का एक असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट सेटअप किया है गुजरात के स्टेट में। और सैमसंग के अलावा माइक्रॉन, सॉरी, सैमसंग के अलावा जो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और TSMC, which is what it is known as, is one of the 2 companies that hold almost 70% of semiconductor manufacturing across the globe, right? तो
ग्लोबल शेयर देखिए 70% है इन दोनों कंपनीज का। All right, let's move on. The next topic, well, Prime Minister's visit to the US, well, गिफ्ट सिटी के बारे में टॉपिक है, तो यूएस में विजिट करने के बाद वो गुजरात में गिफ्ट सिटी के लिए काफी सारे विंस लेके आए हैं, विच इंक्लूड्स यू नो विथ वन पर्टिकुलर कंपनी। और इस कंपनी ने जो है गुजरात में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन का एक सेंटर खोलने का अनाउंसमेंट किया है। गिफ्ट सिटी गुजरात में होगी ये, और फिनटेक की लीडरशिप ऑब्वियसली एस्टैब्लिश करेगी इंडिया, राइट। और ऑब्वियसली एक्नॉलेज्ड है कि भाई यूपीआई और फाइनेंस में फिनटेक में इंडिया ने काफी प्रोग्रेस दिखाया है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसको अप्रिशिएट करते हुए फिनटेक ऑपरेशन सेंटर, ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर जो है गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश किया है। तो इस कंपनी का नाम बताइए, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, इस कंपनी के सीईओ का भी नाम बताइए। और गिफ्ट सिटी जहां पे ये ऑपरेशन सेंटर सेटअप होगा, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है, और गवर्नमेंट ने जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कब अनाउंस किया था, और किस साल के यूनियन बजट में जो है एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अनाउंस किया था कि भाई गिफ्ट सिटी में बनेगा, राइट। और इसके लिए फंड्स भी एलोकेट हुए थे, राइट। कौन से साल का यूनियन बजट था, right? तो आंसर देखेंगे, गूगल ने जो है गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर जो है बनाने की अनाउंसमेंट करी है। और गूगल के ऑब्वियसली सीईओ हैं सुंदर पिच्चई। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, राइट। नो सरप्राइज दैट द फिनटेक ऑपरेशन सेंटर जो है ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर जो है गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। 2008 की बात है जब गिफ्ट सिटी और गिफ्ट सिटी बनाया जाएगा अहमदाबाद में, गांधीनगर में। ये अनाउंसमेंट करी थी गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट ने। और 2022-23 की बात है जब यूनियन बजट ने जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप करा था गिफ्ट सिटी में, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। और जब भी इंडिया में डिस्प्यूट होता है, इनफैक्ट एनी प्लेस, अगर एशिया पैसिफिक रीजन डिस्प्यूट होता है, तो आर्बिट्रेशन सेंटर इनवेरिएबली एंड्स अप बीइंग द सिंगापुर कोर्ट्स, राइट। सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट 2022 के बजट में हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब। ये चंद्रयान 3 के बारे में है, थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो जुलाई के मिडिल में लॉन्च होगा, राइट। तो उसके बारे में अपडेट आया है। ऑब्वियसली चंद्रयान 2, इफ यू रिमेंबर, वाज पार्टली अ फेलियर बिकॉज लैंडर और रोवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे बाय सो दे कुड नॉट डू देयर परफॉर्म्ड टास्क्स। तो इसरो के चेयरमैन ने अनाउंसमेंट किया कि नाम वही रिटेन करेंगे जो चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर के नाम थे, राइट। तो चंद्रयान 2, वेल, इन विच ईयर वाज द मिशन कंडक्टेड बाय इसरो? चेयरमैन कौन है इसरो के जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि नाम हम वही कंटिन्यू करेंगे जो चंद्रयान 2 में थे? काफी, आई थिंक देयर आर इमोशनल एज वेल एज हिस्टोरिकल रीजंस फॉर दैट। एंड चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम बताइए और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम बताइए। फिर रिमेंबर, लैंडर इज कि जब द चंद्रयान 2 का जो मेन शिप है, मेन वेसल है, दैट विल रीच, देन द लैंडर सॉर्ट ऑफ रिलीज होता है, और लैंडर जो है ऑर्बिट में धीरे 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 इट रीचेस क्लोज टू द लूनर सरफेस, एट विच पॉइंट वो रोवर रिलीज करता है। और रोवर जाकर के जो है रोवर will travel on the surface of the moon and collect data, collect information, and instruments जो उनके रिकॉर्डिंग करेंगे डेटा, राइट। सो लैंडर एंड रोवर दोनों का नाम बताइए जो चंद्रयान 2 के नाम को रिटेन कर रही है चंद्रयान 3 में भी, राइट। तो उन दोनों के नाम बताइए और कौन से फैसिलिटी से ये चंद्रयान 3 का मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा जुलाई के महीने। तो आंसर्स, 2019 का मिशन है चंद्रयान 2 का, विच लाइक आई सेड वाज पार्शियली अ फेलियर, एंड एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च विल गो अहेड एज पर द शेड्यूल, राइट। चंद्रयान 2 के जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो यही दोनों नाम रिटेन किए जाएंगे चंद्रयान 3 के मिशन के लिए भी। और चंद्रयान 3 का मिशन जो है श्रीहरिकोटा, विच इज आई थिंक वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस स्पेस सेंटर्स इसरो के, तो वहीं से मिड जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, राइट, चंद्रयान 3। राइट, नेक्स्ट टॉपिक, वेल, डिजिटल इंडिया बिल। वेल, काफी टाइम से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, देव बिन इनफैक्ट 2 rounds of public feedback has been taken before
पब्लिशिंग दिस ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया बिल, राइट। और ये इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन को काफी अपडेट करेगा, राइट। द आइडिया इज टू अपडेट द न्यू काइंड ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, जो ऑब्वियसली पिछले कुछ मे बी डेकेड्स पहले नहीं अवेलेबल थे, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। और इसका अनाउंसमेंट, ड्राफ्ट के रिलीज का अनाउंसमेंट जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अनाउंस किया था। उनका नाम भी इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस, राइट। सो विच एक्ट डज इट रिप्लेस, और इसका अनाउंसमेंट जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किया था, उनका नाम बताइए। और यूनियन मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ माइती, उनका भी नाम बताइए। एंड फाइनली कौन से कैटेगरीज में, जो पुराना वाला आईटी रूल्स थे, एक्चुअली आईटी अमेंडमेंट रूल्स आए थे, तो आईटी अमेंडमेंट रूल्स में जो है कितने कैटेगरीज ऑफ इंटरमीडियरीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एट प्रेजेंट, right? So the answers, well, IT Act of 2002, Information Technology Act of 2000 is the one that is sought to be amended. और ये प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल जो रिलीज किया है, ये अनाउंसमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर ने किया है, और यूनियन मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के जो है माइती के, वो है अश्विनी वैष्णव, who actually holds more than one portfolio, and you'll find that out shortly. और इंडिया में जो आईटी रूल्स है, उनके मुताबिक करंटली 3 टाइप के इंटरमीडिएरीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, और पर्टिकुलरली लार्ज साइज के जो इंटरमीडिएरीज हैं जैसे ट्विटर, उनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के नाम से जाना जाता है। एंड देन यू हैव दीज ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरीज, विच थ्रू एन अमेंडमेंट द गवर्नमेंट हैज अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट कैटेगरी, राइट। तो 3 कैटेगरीज को करंटली रिकॉग्नाइज करती है आईटी रूल्स। और I think one of the most important terms insofar as intermediaries and regulation around them is that of safe harbor, जिसके अंदर बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी दिया जाता है कि भाई हमारे यूजर्स जो है प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ कंटेंट पोस्ट करते हैं तो हम उसके लिए लायबल नहीं है, राइट। एंड दिस इम्यूनिटी इज गिवन बाय द करंट आईटी एक्ट, एंड सेफ हार्बर के नाम से जाना जाता है। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो गेटिंग टैप, दैट इज ऑल्सो गेटिंग टिंकर्ड, राइट। सो प्लेंटी ऑफ रीजंस व्हाई आपको इस खबर को you need to keep tabs about it, because it has implications for everybody. Well, next topic पे आते हैं. This one is about the delimitation process in the state of Assam, right? Basically, number of seats reserved for a few reserved categories has been changed, right? And well, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती भी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टडी किया जाता है और वापस रीसेट होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसके बारे में क्वेश्चंस, द ड्राफ्ट डिलिमिटेशन पैनल जो है, उन्होंने कौन से कैटेगरी के सीट्स को 16 से 19 में बढ़ाया और कौन से कैटेगरी के सीट्स को 8 से 9 बढ़ाया है इन द न्यू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और याद रखें, इससे इसका इफेक्ट ये है कि आई मीन द डिलिमिटेशन कमीशन हैज आल्सो सॉर्ट ऑफ सरमाइज्ड की the number of constituencies where which are declared as Muslim constituencies, उनका भी reduction हुआ है, right? So the number of Muslim majority assembly constituencies, उनको 29 से उनका रिडक्शन कितने नंबर तक हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन द पास्ट जो है 4 बार कंडक्ट किया जा चुका है, 1952, 1963, 1972 एंड इन द 2000s which year, right? And lastly, delimitation exercise जो है, it is carried out by which body as per which section, section 8A of which act, right? तो आंसर देखेंगे। वेल, ड्राफ्ट लिमिटेशन प्रोसेस के हिसाब से एससी और एसटी के नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स जो है चेंज किए गए। एसटी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सीट जो है 16 से 19 बढ़ाए गए, और शेड्यूल्ड कास्ट के नंबर ऑफ सीट्स जो है 8 से 9 बढ़ाए गए। और एट द सेम टाइम मुस्लिम मेजोरिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर जो है 29 से घट करके 22 तक लाया गया। ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, लास्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड वाज इन 2002, and if you want more details, go through the research link provided. Delimitation exercise जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है, and this is as per the section 8A of the Representation of People's Act of 1950, right? RPA is the act which governs elections in India, right? तो उसमें ये delimitation का भी section है, section 8A. Well, next topic पे आते हैं. This is about the law commission. लॉ कमीशन ने जो है उनको, उनके सामने आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है
ये टास्क दिया था उनको कि आप सेडिशन लॉज को स्टडी कीजिए और बताइए कि इसकी जरूरत भी है कि नहीं, और शुड दे बी अबॉलिश बिकॉज दीज आर colonial, right? And I think the sort of report sort of came recently. तो report of was by the Law Commission of India. तो उसके करंट चेयरमैन का नाम बताइए, और पहली लॉ कमीशन इंडिया में कब बनाई गई थी ड्यूरिंग colonial रूल, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लॉ कमीशन कब बनाई गई, एंड मिला जुला के जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में करंटली कितने लॉ कमीशन अपॉइंट हो चुके हैं, बेसिकली विच लॉ कमीशन इज करंटली इन फोर्स, और इंडियन पीनल कोड का कौन सा सेक्शन है जो सेडिशन के साथ डील करती है, राइट? सो लेट्स लुक एट द आंसर्स. करंट चेयरमैन इज फॉर्मर जज ऋतुराज अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट जज थे, और पैरा लॉ कमीशन जो है 1833 में बनाया गया इंडिया में बाय ऑब्वियसली द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन 1955, और मिला जुला के 1955 से अभी तक 22 जुडिशियल कमीशन जो है, लॉ कमीशन जो अपॉइंट हो चुके हैं. दिस इज द 23rd वन, sorry, this is the 22nd one. And section 124A है इंडियन पीनल कोड का जो सेडिशन लॉ के डील करता है, राइट? एंड इनफैक्ट the law commission has come out and given a statement that well sedition laws, they are very much needed because what they say is not really covered in other similar acts like like the Tada Act or etc. But more importantly उन्होंने ये भी बताया कि इस एक्ट को अप्लाई करते वक्त there must be caution that must be exercised. There are some preconditions that must be met and some procedures that must be followed. So basically इसको आराम से मत आप यूज कीजिए. Don't use this to target your opponents. That's, I mean, unsaid message that was given out. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड. वेल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उन्होंने पिच किया यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मध्य प्रदेश, और ऑब्वियसली एक लॉ मिनिस्ट्री का एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड अबाउट दिस, राइट? सो दिस इज, रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्लैंक्स फॉर बीजेपी इन even in the last two elections. So questions. Well, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को ये एंडेवर देता है, एक ड्यूटी देता है कि भाई वो एक सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करे, बनाए, राइट? और 1985 का कौन सा वो केस था जिसने अपहोल्ड किया कि भाई a woman has the Muslim women also have the right to maintenance, and this was considered a very very significant step in the direction of the uniform civil code, right? So it's a very landmark case. इस केस का नाम बताइए. और आर्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ राइट, सॉरी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, सब्जेक्ट ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, बट बेसिकली फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स दैट राइट ऑन इट्स सिटीजंस? और कौन सा स्टेट है भारत का जिसको 2019 में एज अ शाइनिंग एग्जांपल कोट किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर having a functional uniform civil code, right? So surprise surprise, there is apparently a state where uniform civil code hai, right? Which basically translates into all people of all faiths will, they will be judged, they will be similar laws will be applied on them, not like the rest of the country where Hindus have a Hindu personal law and then there's a Muslim personal law, and then there's separate laws for other communities, right? So that's the intent of the uniform civil code. और किस साल में जो है हिंदू लॉ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये बात डिबेट भी होती है, राइट? दैट according to the Hindu law there's something called the Hindu undivided family, and which is used by many to for taxation purposes. तो एक एंड पे ये भी बात चलती है कि भाई अगर ये यूसीसी आएगा तो उससे हिंदूज को भी there will be some problems because the idea of a Hindu undivided family will no longer be in place, right? So some tax benefits will cease. Anyway, which year was the codification of Hindu laws? When did that happen? Right? When did that get complete rather? So आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्टेट को एक ड्यूटी देता है. और शाह बनो केस, which is exact title being Mohammad Ahmad Khan and versus शाह बनो बेगम एंड अदर्स, राइट? इस केस में ही लैंडमार्क केस है जिसमें वुमेन को मेंटेनेंस, मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस दिया गया था, राइट टू मेंटेनेंस दिया गया था. और आर्टिकल 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, which was earlier article 19 when it was proposed, but article 25 basically gives the right to freedom of religion subject to obviously public order, morality and health.
एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 में गोवा को ये कमेंडेशन दिया था कि भाई आपके स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड फंक्शनिंग तरीके से है, राइट, ऑल्दो देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट दैट एज वेल, राइट, बट देयर इज नो डिबेट दैट 1950s में हिंदू कोड जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, हिंदू लॉज कोडिफाई किया गया था, और 1956 तक ये कोडिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, right? Well, next topic, Supreme Court Collegium. Well, majority of judges are in line to be the CJI, right? As per seniority norm, तो basically दो नए member collegium में induct किए गए, Justice B.R. Gavai and सूर्यकांत, Justice सूर्यकांत, और currently जो जो Chief Justice of India है, उनके उनके जो successor रहेंगे, नंबर 3 जज रहेंगे collegium में, आफ्टर द चीफ जस्टिस एंड जस्टिस संजय किशन कौल, जो कोलिजियम में जरूर है, बट वो ही इज नॉट गोइंग टू बी ही इज द नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम सीजीआई, राइट? सो नंबर 3 इन द कोलिजियम कौन है, जिनका जिक्र भी हुआ है, एंड इन विच ईयर वाज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस डन बाय, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर तक सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनको, इनफैक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अक्रॉस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट was done by appointment by president, right, in consultation obviously with the chief justice, right, but this changed, right, after that year, and current collegium system was adopted, right? So कौन से साल तक ये appointment system continue हुआ, और इंडिया में कोलेजियम सिस्टम को लाने का लाने के लिए 3 पर्टिकुलर केसेस को, 3 जजमेंट्स को काफी की माना जाता है, क्रिटिकल माना जाता है, तो टुगेदर दे आर गिवन अ पर्टिकुलर नेम, व्हाट इज दैट नेम, और कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जजेस के अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी, वेदर इट्स द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, उसका प्रोसेस जो है कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का लेआउट करता है, और करंट जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको सक्सीड कौन करेंगे, और क्योंकि हमने बात करी कि रूल्स हैं, सो हाउ मेनी जजेस आर पार्ट ऑफ द कॉलेजियम दैट अपॉइंट्स जजेस टू द हाई कोर्ट्स, तो आंसर्स देखेंगे। संजीव खन्ना इज द नंबर 3 judge in the Supreme Court Collegium. He will also succeed Justice D.Y. Chandrachud as the CJI. 1953 में appointment of judges was done by, judges को जो है appoint किया जाता था by the president in consultation with, 2 other judges, CJI and 2 other judges. इंडिया में कोलेजियम सिस्टम जो है collectively evolve हुआ है, sorry, I think question number 64 is not 1953. I'm so sorry about this. This was 1993, right? So please make that correction. India में collegium system evolve हुआ है, and this was because of the 3 judges cases. These 3 cases happened in 1981, 1993, and 1998. तो 3 judges cases के नाम से ये जाना जाता है. It is considered as the key ingredient that led to the collegium system. Well, Article 124A है जो Constitution का, जो ले डाउन करता है प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू द हायर जुडिशरी। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद नए सीजेआई होंगे संजीव खन्ना, जो नंबर 3 भी माने जाते हैं इन द कोलेजियम सिस्टम, और हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 3 judges must be part of it, just like Supreme Court appointments require 5 judges, right? So for high courts it will be the CJI and the senior most 2 judges, right? And collegium it will be CJI and the senior most 4 judges, right? In fact, 5 members of the collegium, ironically abhi collegium mein, I think there are 5 people, right? In fact, I think at some point last year it was, I believe, 6 members in the collegium. Anyhow, let's move on. Next topic, the National Research Foundation. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 में, right? And this bill legislation aims to establish NRF as the apex body to provide high-level consultation, strategic direction देंगे towards scientific research in the country, right? And this is under a particular policy and comes at an estimated cost, which is for the next 5 years, right? So पहले दोनों questions वही हैं, कौन से पॉलिसी के अंडर एनआरएफ एनविसाज करी गई है, और नंबर 2 इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है अगले 5 साल के लिए, राइट, 2023 से 2028 तक, और कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माना जाएगा फॉर एनआरएफ, एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द एनआरएफ, ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द एनआरएफ, राइट, and which body
established by the parliament in 2008 used to do the job that NRF will now do, right? NRF उसको अब subsume कर लेगी, right? तो ये कौन सी बॉडी थी जो 2008 में पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश करी थी, राइट? तो आंसर्स देखेंगे तो NRF comes under the National Education Policy NEP, and the estimated cost for the NRF National Research Foundation is about 50,000 crores अगले 5 साल में 2023 से 2028 की ड्यूरेशन में, राइट, डिप्लॉय किया जाएगा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, नो सरप्राइजेस इन दैट। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो गवर्निंग बॉडी के होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी अभी के लिए। And the NRF, when it is established, it will subsume the role of the Science and Engineering Board, right? Science and Engineering Research Board, right? जो 2008 में पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश करी था इसी पर्पस के लिए, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च पे गाइडलाइंस और कंसल्टेशन के लिए, राइट? नेक्स्ट टॉपिक, वेल आई डिड से गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज इन द न्यूज अगेन, क्योंकि उन्होंने एक मिनिस्टर को जो है डिसमिस कर दिया, अपने ऑर्डर पास किया टू डिसमिस द मिनिस्टर, कुछ ही घंटों बाद उस ऑर्डर को वापस ले लिया, राइट? सो इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल। तो इस गवर्नर का नाम बताइए और उस मिनिस्टर का नाम बताइए जिनको डिसमिस किया गया था ऑर्डर के द्वारा, बिफोर ऑब्वियसली पुलिंग इट बैक। एंड this particular minister has also been charged by the ED in a alleged money laundering case, right? So anyhow, notwithstanding that, next question is कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में पहले भी डिस्प्यूट्स हुए हैं about which particular reason, for what particular reason, और जहां तक बात है गवर्नर की, तो स्टेट के गवर्नर जो है अपॉइंट कैसे होते हैं, who appoints the governor of a state? It's not an elected position. It's an appointed position, right? And what is the term of the governor's rule? And finally, what is the minimum age? Eligibility criteria में minimum age क्या है for becoming a governor of a state, right? तो आंसर्स देखेंगे, RN रवि हैं तमिलनाडु के गवर्नर, और इन्होंने सेंथिल बालाजी को डिसमिस कर दिया था बिफोर पुलिंग दैट ऑर्डर बैक। सेंथिल बालाजी जो है एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वेल, तमिलनाडु के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो स्टालिन है उनके साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट, काफी वोकल पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अबाउट द विथड्रॉवल, सॉरी, अबाउट विथ होल्डिंग ऑफ बिल्स, कि भाई हम आपको असेंट के लिए बिल भेज रहे हैं और आप उनको आगे रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो दीज आर डिलेइंग आवर वर्क, इज व्हाट सीएम स्टालिन सेड, राइट? तो यूजुअली गवर्नर्स को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट का कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं होता है, वेल आफ्टर इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years as well, and in fact they can also be given dual terms, right? They can also be given charge of 2 states at once, right? And well, the minimum age to become a governor is 35 years in India. All right, next topic, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो उड़ीसा के स्टेट में है, oops, it has been made completely free of human settlement. Basically, वहां पे जो ट्राइबल्स उनको रीसेटल कर दिया गया, and this is actually to avoid animal man conflict, animal human conflict. Almost 400 फैमिलीज को जो है उनको मूव किया गया है, उनको रिलोकेट किया गया है, अलग जगह उनको सेटल करवा दिया गया है, राइट? And this is a big exception because usually the Supreme Court takes exception that tribals को forest dwellers को rights दिए जाते हैं कि आप जिस टाइप का लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं आपको हक है उस टाइप का लाइफस्टाइल जीने का। सो इट्स अ यूनिक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, एंड द ओनली अदर सिमिलर एग्जांपल इज दैट ऑफ नलबना बर्ड सैंक्चुरी, आल्सो इन द सेम स्टेट, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट्स क्लोज टू अ पर्टिकुलर लेक, वेरी वेरी फेमस लेक, राइट? तो क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, और एशिया का सबसे बड़ा जो ब्रैकिश वाटर लगून है वो भी इसी स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम बताइए। And in a 2022 June order, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पर्टिकुलर जोन बनाने को बोला था, उस जोन का नाम बताइए, और उस जोन को व्हाट वाज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ the wildlife park or the sanctuary, right? What is the minimum distance of it? And finally, ये match the following का question है, match the wildlife sanctuary with the animal that it is supposed to protect, right? तो आंसर्स देखेंगे इनके। वेल, डिब्रूगढ़ जो है उड़ीसा के स्टेट में है, और यहीं पे चिलिका लेक के चिलिका लेक इज वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स द एशियाज लार्जेस्ट brackish water lagoon, right? So it's really a breathtaking sort of sight.
और सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में ऑर्डर दिया था टू form eco-sensitive zones, ESZs, and these ESZs were mandated to be at least, minimum of 1 kilometer away from the park itself, right? तो eco-sensitive zones इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आप जो है you can't really enter the forest beyond that area, right? But uh, the previous sort of June order also said that in creating ESZ zones, no activity will be, nobody will be allowed to go inside, roads will not be allowed to be built, and well, this has became a problem, right? And that's why the Supreme Court had to give some exceptions also कि भाई अभी तक जो notify हो चुके हैं as forests या जो draft notified हो चुके हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, फ्यूचर में लागू होगा, so you can go ahead and notify with that in mind, right? और फाइनली अगर हम मैच करें तो गिर सेंचुरी इज वेरी वेरी नोन फॉर वेल नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द एशियाटिक लायंस. Kaziranga is the state of Assam is a park that protects the rhino. The Periyar sanctuary actually is also about the tiger, but it also protects the elephants. And the Sundarbans, well, natural habitat for the Bengal tiger. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. वेल, टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम. वेल, व्हेन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है सिग्नलिंग, टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम, ताकि उसके साथ छेड़खान ना हो पाए, गलती से भी कोई उसको गलत ना कर दे, बिकॉज ऑब्वियसली बालासोर में भी रिसेंटली ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी. हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड बहुत बहुत अवॉइडेबल ट्रेजेडी है ये, राइट? सो दैट्स व्हाट द इंडियन रेलवेज इज गॉटन. एंड ऑन अ रिक्वेस्ट बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, का नाम आपको बताना है, researchers in the electronics and electrical and electronics engineering department, they are working on a robust system that will facilitate a mechanism for safety, right? तो बेसिकली टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, और ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है टैम्पर प्रूफ भी होना चाहिए और सेफ होना चाहिए. कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट और सही टाइम पे दी जानी चाहिए, इसमें कोई ग्लिचेस नहीं होने चाहिए, राइट? सो विच इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग दिस एंड हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज? और ये टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट? बहुत करंट टाइम्स में ये टेक्नोलॉजी काफी वेव्स बना रही है पिछले कुछ सालों में, इस डेकेड में एटलीस्ट. एंड name the express name in fact name the train collision avoidance system that is currently being used. In fact, it was also piloted with the next question is about the particular train called Watt Express, that is a short haul, short distance train service system like the Shatabdi used to be, right? तो Shatabdi को phase out करके उनको इस express trains से replace किया जाएगा, which come fitted with this train collision advance warning system, right? तो उस वार्निंग सिस्टम का नाम बताइए, और इस ट्रेन का नाम बताइए. और इंडियन रेलवेज और कौन से इंस्टीट्यूशन ने जो है एक जॉइंट मिशन सेटअप किया है टू डेवलप इंडियाज ओन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेट अप? एंड दिस विल बी अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट प्रपोजेस टू यूज मैग्नेटिक लेविटेशन. तो मतलब मैग्नेट्स की वजह से, अगर आप दो मैग्नेट को रखते हैं तो एक मैग्नेट जो है मतलब इट रिपेल्स द अदर, राइट? सो दिस रिजल्ट्स इन लेविटेशन, की आप हवा में ऐसे लेविटेट करेंगे, राइट? सो ट्यूब्स में लेविटेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रैवल करा जा सकता है, राइट? इट साउंड्स लाइक समथिंग दैट इलॉन मस्क वुड बी डूइंग, बट आवर ओन इंडियन रेलवेज हैज सेट अप अ जॉइंट कोलैबोरेटिव mission with which institute to do that, and what is this called, right? तो आंसर्स देखेंगे. वेल, टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम IIT खड़गपुर ने जो है डेवलप करा है इंडियन रेलवेज के लिए. यूनियन मिनिस्टर ऑफ railways is Ashwini Vaishnav, who's, if you remember, also the union minister for MeitY. और ये टैम्पर प्रूफ सिस्टम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. और इसके अलावा जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है, which is replacing the Shatabdi, it is equipped with the Kavach system, completely developed indigenously in India, which is a train collision advance avoidance system. और इंडियन रेलवेज ने जो है IIT मद्रास के साथ भी कोलैबोरेट करके एक मिशन सेटअप किया है इन ऑर्डर टू develop India's own hyperloop. Hyperloop is the technology where tubes may you can travel through use of the magnetic levitation technology, right? And well, if it becomes a reality, then this is very very high speed travel, right? Almost at the speed of aeroplanes, you can travel through these tubes. Okay, moving on. Next topic is about, well, Philippines.
right? As negotiations continue between China and a particular block of nations. South China Sea की control के लिए China is never going to relinquish that control, और वहाँ पे all nations are in conflict with China, including Japan, South Korea, and there's Philippines, right? So this complex exercise, इंडिया ने जो है यूजुअली करती नहीं है, इंडिया ने सपोर्ट किया है फिलीपींस के स्टैंड को कि भाई 2016 में एक आर्बिट्रेशन हो चुका है, तो वी स्टैंड बाय दैट डिसीजन, एंड दैट आर्बिट्रेशन वाज इन फेवर ऑफ फिलीपींस, राइट? सो इंडिया हैज गिवन दैट स्टांस, एंड सो द क्वेश्चंस आर कि भाई ये नेगोशिएशन जो है चाइना और किस ब्लॉक के साथ, किस ब्लॉक ऑफ नेशंस, यूनियन ऑफ नेशंस के साथ हो रहा है, व्हिच इज एन एशियन ग्रुपिंग, नंबर वन। नंबर टू, 2016 में जो आर्बिट्रेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था सेटअप? इट वाज सेटअप अंडर which legislation and which body? And Philippines का कैपिटल नेशन बताइए, राइट? इट्स सो फेमस, वेल, एंड इन जनवरी ऑफ 2022 इंडिया ने जो है इंडिया का एक ऑर्डर मिला था बाय फिलीपींस टू export them what kind of missiles, right? So India is exporting missiles to that nation. In 2022 the agreement was signed, and Philippines के current president का नाम बताइए, right? And in fact significant because इन president जो है, ये जो president है, उनका stance पिछले president के साथ से different है, right? He's more combative. He's not really lying down and listening to China. He's actually being quite vocal in these demands, right? तो आंसर्स देखेंगे, आसियान है वो ग्रुपिंग ऑफ नेशंस जो चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहा है अबाउट साउथ चाइना सीज, एंड 2016 में ये आर्बिट्रेशन यूनाइटेड नेशंस यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज, राइट? इसके अंडर ये आर्बिट्रेशन सेटअप करा गया था, और एंड दैट आर्बिट्रेशन पैनल फाउंड awarded the arbitration case to in favor of Philippines. और 2022 के जनवरी में इंडिया ने जो है एग्रीमेंट साइन किया टू एक्सपोर्ट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू फिलीपींस, राइट? एंड फाइनली the president of Philippines is Ferdinand Bongbong Marcos Jr., right? तो Bongbong का इनको मॉनिकर दिया जाता है, but more importantly he's the guy who's escalating things with China, right? तो इसी के साथ इस हफ्ते के टॉपिक्स समाप्त हुए. I hope that you learned something new. I hope that you will spend time going over this video, going over these questions, क्योंकि याद रखे important topics के details पता होने चाहिए, but more importantly related areas के भी questions आप you should be aware of them, right? I also want to leave you with this thought. Sign up for our portal, and upon our portal, and you'll get a mock test for free. हमारा extremely relevant practical test series है, बेस्ट टेस्ट सीरीज है मार्केट में, क्योंकि हमने रिसर्च करके बनाया है. ये लेटेस्ट क्लैट के पैटर्न को अडॉप्ट कर चुका है, बट मोर इम्पोर्टेंटली डिफिकल्टी, क्वेश्चन टाइप्स और आपको चैलेंज करने वाला ये टेस्ट सीरीज है. इसका पहला मॉक देखेंगे आप, I'm sure you will agree with us. They are relevant, the questions are relevant, topics are relevant. अलग अलग सिनारियोज हम सिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्लैट हर बार सरप्राइज करता है कैंडिडेट्स को, राइट? हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, हम आपको देंगे हर एक क्वेश्चन का, और डिटेल्ड एनालिसिस आप हमारे पोर्टल पे जान ले सकते हैं, जिससे कि आप you can plan how to improve, you can plan where mistakes are happening and diagnose your performance, right? So do claim your free mock today. With that, this is me signing off. Wish you all the best, guys, and hope to see you in our next video.